ask? Okay, so चलो अब किरण सर आपको छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे. Yes, physics teacher. हेलो Yes, बच्चों. किरण. हेलो बच्चों. गुड इवनिंग टू एवरीवन प्रेजेंट हियर, है ना. गुड इवनिंग ऑल. माई सेल्फ किरण कुमार सामंता. मैं आपका फिजिक्स का टीचर हूँ. मैं ही आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ इस सेशन में. मैंने बीटेक मैकेनिकल कर रखा है और आप सभी ने सुपर 30 के बारे में सुना होगा. उसके ऊपर मूवी बना हुआ है ना. तो मैंने प्रीवियसली वहाँ पढ़ाया हुआ है. काफ़ी बच्चों को मैंने अभी तक पढ़ाया है, IITs तक पहुँचाया है, NITs तक पहुँचाया है, अच्छे अच्छे कॉलेज तक मैंने उनको पहुँचाया है पूरा, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, है ना, बेसिक्स से लेकर. तो मैं ही आपको फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ. और फिजिक्स सुन के बच्चों को बहुत ज़्यादा ही डर सा लगता है ना कि फिजिक्स मेरे से नहीं बन रहा सर, फिजिक्स नहीं होता, फिजिक्स नहीं होता. ऐसा कुछ नहीं होता फिजिक्स, ठीक है. फिजिक्स एक आसान सब्जेक्ट है. अगर आप उसको राइट वे में कैसे पढ़ना है, कैसे सॉल्व करना है, अगर आपको आता है तो फिजिक्स काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैं इसको काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके लिए बनाने वाला हूँ. तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. नेक्स्ट टू कन्हैया सर. हेलो बच्चों, मेरा नाम कन्हैया सर है और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा. बच्चों, मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते हुए 3 साल से भी ज़्यादा दिन हो गए. काफ़ी बच्चे IITs में हैं, काफ़ी बच्चे NITs में हैं. अभी मुझे याद है पंजाब के भी काफ़ी बच्चे ना NIT जालंधर में हैं. और ऐसे कभी कभी वो उनको देखता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चे IIT NIT में हैं. और आप लोग भी काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे. बच्चों, मेरी जो BSc हुई है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई और MSc NIT वारंगल से. और मैं काफ़ी जगह पढ़ा चुका हूँ. मैं पिछला नेशन फिजिक्स वाला में पढ़ाया हुआ था और अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को पढ़ाऊंगा. ठीक है बच्चों, बस मेरे साइड से ही. तो Yes, so there is what is career. अब हम लोग पढ़ रहे हैं सब लोग, तो हम कुछ कुछ सोचते हैं ना अपने फ्यूचर के बारे में कि आगे चल के हम ये करेंगे या ये बनेंगे, वेदर इट इज टीचर, इंजीनियर, कुछ तो सोचते ही है ना. तो करियर होता क्या है? आप लोग सोचते हो, होपफुली सोचते ही होगे कि बड़े होके ऐसे बनेंगे वैसे बनेंगे. या कभी हमारी फैमिलीज में हम देखते हैं कि कोई टीचर बना है, हमारे कजन्स या सिबलिंग्स, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो हम भी उनको देख के थोड़ा सा इंस्पायर होते हैं, राइट. तो करियर हम वही होता है जो हमें मोटिवेट करता है कि हम कुछ अर्न कर पाए, अपना फ्यूचर बिल्ड कर पाए, एक फिनेंशियल स्टेबिलिटी ला पाए अपने चीजों को लेके, अपनी फैमिली को लेके, सिक्योरिटी रहे, इंडिपेंडेंट फील करे हम बेसिकली, राइट. सो दिस इज द करियर. यस, नेक्स्ट स्लाइड कन्हैया सर. अभी हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऑप्शन ए की कैटेगरी में है, दैट इज यस, हमने डिसाइड कर लिया हमें आगे चल के क्या करना है. और कुछ ऐसे होंगे कि नहीं नहीं, अभी हमने चूज नहीं करा, वी आर कंफ्यूज्ड कि क्या करें, अभी पढ़े नहीं पढ़े, जेई करे नहीं करे. तो ऐसे भी बच्चे होंगे. तो यस, टाइम तो लगता ही है. अब व्हाट इज जेई, हम किस चीज की तैयारी आपको कराएंगे, IIT जेई होता क्या है, कैसे क्रैक करना है, कैसा एग्जाम आता है, क्या पैटर्न रहता है, वो सब हम आपसे डिस्कस करेंगे. तो इस ओरिएंटेशन का बेसिक पर्पस यही है कि आपके मन में डाउट ना हो. ऑब्वियसली हम कहीं जाने से पहले कोई रास्ता, अगर हमें जाना होता है तो हम पहले गूगल मैप खोल के देखते हैं कि हमें जाना कहाँ है, हमारी डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में मूव करें, लेफ्ट लेना है, राइट लेना है. सो दिस इज IIT जेई कि हमें किस हिसाब से पढ़ना है, कैसे कैसे हमारे टॉपिक्स आएंगे, क्या क्या चीजें होंगी, कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा. इसके बारे में हम थोड़ा इन डिटेल आज जानेंगे, सो दैट आपको कोई डाउट ना रहे हमारी साइड से. यस किरण सर, आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करो. यस मैम, थैंक यू. मैम, कैन यू गो टू द प्रीवियस स्लाइड प्लीज, जो करियर वाले स्लाइड पे, दिस वंस. यस, जस्ट अ मिनट. कन्हैया सर, आर यू लिसनिंग? यस मैम. एक बार प्रीवियस स्लाइड आप.
सर एक और पीछे जाइए। हाँ तो बच्चों, अभी आप में से बहुत से बच्चों ने शायद हमको अभी देखा होगा, हमने जस्ट लास्ट सेशन भी लिया है ना, तो बहुत से बच्चों ने हमको देखा होगा फिर से। तो हम बात करते हैं व्हाट इज करियर, आपके सामने लिखा हुआ है एक अच्छा करियर क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमने आपके सामने 4 पॉइंट्स मेंशन किए। सबसे पहले तो लाइफ में पैसा एक बहुत जरूरी चीज है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, साथ ही साथ एक अच्छी लाइफ जीना, इंडिपेंडेंट रहना, है ना, और सोसाइटी में रहते हुए रिस्पेक्ट भी अर्न करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सभी चीजों को मिलाकर कैसे हम अचीव कर सकते हैं सब चीज, जब हमारा करियर अच्छे पाथ में जाएगा, सही जगह पे जाएगा, तभी तो हम ये सारी चीजें अचीव कर पाएंगे ना। तो इसी के लिए हम आज जो है यहाँ अवेलेबल आपके सामने बैठे हैं। हम आपको एक अच्छा करियर दिखाना चाहते हैं, जो कि पाथ कौन सा चूज करेंगे, हम IIT JEE का पाथ चूज करेंगे, उसके थ्रू अपना करियर बिल्ड करेंगे। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, हम थोड़ा सा JEE के बारे में समझ लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए, क्या आपने सोचा आप क्या बनना चाहते हो कभी? आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, क्या बनना है? आपने तो सोचा होगा ना, मैकेनिक बनना है, क्या कुछ तो बनना होगा ना लाइफ में। बचपन से सपना होता है मुझे एक्टर बनना है, कुछ ना कुछ आपने डिसाइड किया होगा, राइट? अब आज जो हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना, इसके थ्रू आप बेसिकली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एंट्री ले सकते हो, IIT JEE। ठीक है, मैंने जस्ट आपको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि IIT JEE एक्चुअली में क्या होता है। IIT स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड JEE स्टैंड्स फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, आपको ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम होता है सबसे पहली बात तो, और आप एक नेशनल लेवल की कॉलेज में एंट्री लोगे, एडमिशन लोगे। और JEE इज लिखा हुआ है, JEE इज अ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम फॉर एडमिशन इनटू टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया। आप इंडिया के सबसे वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस में हिस्सा ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो थ्रू IIT JEE एग्जामिनेशन। ठीक है, और लिखा हुआ है रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इनटू IITs, NITs एंड ट्रिपल IITs एंड अदर प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स, राइट? अच्छा, ये आपके सामने तीसरा पॉइंट देख के बहुत बच्चों को घबराहट सी हो रही होगी कि ये वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स है, टफेस्ट एग्जाम है। कहीं ना कहीं आपने सुना होगा अपने भाई के थ्रू, अपने बड़े भैया के थ्रू, नेबर के थ्रू, कहीं ना कहीं ऐसे आपने सुना होगा, यार JEE दे रहा हूँ, JEE की तैयारी कर रहा हूँ, तू भी कर ले। सुना होगा, थोड़ा बहुत तो सुना होगा, यूट्यूब चला तो कहीं ना कहीं सुना होगा, राइट? बहुत से बच्चों ने सुना होगा। अब ये JEE क्या होता है ना, मैंने आपको बताया बेसिकली एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है, जिसके थ्रू आप IITs NITs में एंट्री ले सकते हो। JEE 2 हिस्सों में होता है, पहला तो होता है JEE मेंस, ठीक है, दूसरा होता है JEE एडवांस। अब JEE मेंस जो होता है उसको कंडक्ट कौन कराता है बच्चों? NTA कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया बस दे रहा हूँ कि कैसा होता है JEE, विल डिस्कस की और क्या होता है इन डेप्थ समझेंगे। अब JEE मेंस अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको एडमिशन कहाँ मिलेगा? NITs में मिलेगा। NIT स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ट्रिपल IITs एंड अदर इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा थ्रू JEE मेंस, याद रखेंगे, ठीक है? अब इसमें सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ने होते हैं बच्चों? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। आप 12th के बच्चों हो तो आपको पता होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना होता है। इसका मोड कैसा होता है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, CBT, जो कि ऑनलाइन होता है। ठीक है, अब ये पहले तो साल में एक बार हुआ करता था हमारे टाइम पे, अब आप लकी हो तो आपके लिए साल में 2 बार कंडक्ट करवा रहा है NTA। ठीक है, जो कि है जनवरी फरवरी सेशन और अप्रैल सेशन में। और इसका पैटर्न के बारे में बात किया जाए तो MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, प्लस न्यूमेरिकल होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, ये सब एक रफ आइडिया मैंने आपको JEE मेंस के बारे में दिया। अगर आप लकी हो, हार्ड वर्क कर चुके हो इनफ, है ना, आप खुद को डिजर्विंग कैंडिडेट समझते हो, अगर आप JEE मेंस क्वालिफाई कर लेते हो, तो देन द नेक्स्ट स्टेप टू दिस होल जर्नी कम्स JEE एडवांस। ठीक है, JEE एडवांस के लिए ही तीसरा पॉइंट मेंशन है, JEE एडवांस इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन इंडिया। UPSC भी इस लिस्ट में आता है, बहुत से बच्चों ने सुना होगा UPSC IAS के बारे में, UPSC भी इसी लिस्ट में आता है। ठीक है, JEE एडवांस को देखा जाए तो इंडिया का तो टफेस्ट एग्जाम में आता ही है, साथ में ये एशिया में भी टफेस्ट में काउंट होता है। ठीक है, एक गाँव का भी होता है चाइना में, ये सारी चीजें हम होती है टफेस्ट एग्जाम्स में कंसिडर किया जाता है। अब इसमें भी सेम चीज है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना है, एंड इसके लिए आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजी पे वर्क करना पड़ेगा JEE एडवांस के लिए, और JEE मेंस के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट सेम है, बस आप जो पढ़ रहे हो ना उसको थोड़ा सा और टफ किया जाएगा तो JEE एडवांस का पेपर बनेगा। ठीक है,
और इस साल में सिर्फ एक ही बार होता है। आप 2 एग्जाम देंगे जेईई मेंस का, जिसमें से जब अच्छा बेस्ट ऑफ 2 जाता है स्कोर, ठीक है, जो जिसमें आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप जेईई एडवांस के लिए अपेयर करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, राइट। समझ में आ रही बात। और इसके थ्रू आप आईआईटीज में एंट्री ले सकते हो, एडमिशन। और आईआईटी के मैंने जस्ट अभी, इससे पहले जो बच्चों ने नहीं सुना होगा मैं बता देता हूँ कि आईआईटी का भैया अलग ही रुतबा होता है, दबदबा होता है। मैं फिर से दोहरा दूं आपके सामने कि जहां भी आप भीड़ में खड़े हो जाओ, बस टैग लगा होगा ना, पीछे हुडी पे लिखा होगा आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, वो भैया आप तो आईआईटी से हो, साइड हट जाएंगे लोग अपने आप। तो वो ऑरा होता है, वो दबदबा होता है। अगर आपको भैया वैसे ही कुछ क्रिएट करना है अपने लाइफ में कि भाई लोग मुझे रेस्पेक्ट करे, इज्जत दे, है ना, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो वो सब मिलता है आईआईटी के थ्रू। एनआईटी से भी मिलता है, लेकिन आईआईटी का थोड़ा ज्यादा दबदबा है ना, वो उससे ऊपर आता है। तो ये हो गया जे एडवांस के बारे में। अब ये सब तो हमने एक रफ आइडिया ले लिया। अब मैम थोड़ा सा आप इनको एग्जाम पैटर्न के बारे में दिखा दीजिए कि कैसे एग्जाम पैटर्न होता है, ठीक है। इस पे सब लोग थोड़ा ज्यादा गौर कीजिएगा कि एग्जाम पैटर्न अगर आपने समझ लिया तो सब कुछ हो जाएगा फिर। Wonderful. नहीं है सर? Yes, yes. Just presenting. Ramit sir. तो जेई मेंस का एग्जाम के पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि होता कैसा है, दिखता कैसा है, वो तो पता रहे उनको, एटलीस्ट दिखे कैसे एग्जाम, वो तो समझ में आए। तो ये जो एग्जाम होता है ना बच्चों, ये टोटल इसमें मार्क्स होता है 300 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। एक ही सिंगल पेपर होगा और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आने वाले हैं। फिजिक्स में आपके सामने होने वाला है 25 क्वेश्चन, एंड केमिस्ट्री के लिए भी 25 क्वेश्चन, एंड मैथ्स के लिए भी 25 क्वेश्चन। फिजिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री आपको कन्हैया सर पढ़ाएंगे, एंड मैथ्स देविया मैम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। टोटल अगर ड्यूरेशन की बात किया जाए तो 3 घंटे का पेपर होता है, 180 मिनट्स। और इनमें अगर हमने कैटेगराइज करें इन डेप्थ जाके सब पार्ट देखा जाए तो 60 जो क्वेश्चंस है, मतलब 20 फिजिक्स के, 20 केमिस्ट्री के और 20 मैथ्स के एमसीक्यू टाइप होते हैं। आपके सामने क्लियरली मेंशन है, लिखा हुआ है। एंड जो पांच क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, वो न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन होते हैं। उसमें आपको 4 ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, आपको पूरा सॉल्व करके आंसर ला के पूरा फिल करना पड़ेगा। जैसे हमने पढ़ा ना, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं बच्चों में, ए होगा, एन होगा, द होगा, इज होगा, तो वैसे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू पूरा कंप्लीटली सॉल्व करके वहां फिल करना होगा। उसे कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस, राइट। अब अगर फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर आप एक सही क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, तो आपको +4 नंबर मिलेगा। अगर आप वही क्वेश्चन को गलत कर दिए, तुक्काबाजी मार के आ गया, है ना, गैस वर्क कर दिए कि मेरे को तो ये लग रहा था भैया ये आंसर होना चाहिए, मैंने मार्क करके आ गया 75 में 75 क्वेश्चन मार्क करके आ गया और हो गया मेरा जेई में निकल गया, ऐसा नहीं होता इसमें ना। इसमें -1 मार्किंग कटता है फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। ये कंप्लीटली हो गया जेई मेन का एग्जाम के पैटर्न के बारे में डिस्कशन। किसी को कोई भी अगर डाउट हो कि सर और कुछ बता दीजिए इसके बारे में, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेरीज, है ना। तो ये एक रफ आइडिया हो गया जेई का एग्जाम पैटर्न। कन्हैया सर कुछ आप ऐड करना चाहेंगे इसमें और? तो सर मैक्सिमम यही है कि हमें ये देखना है कि हमें 180 मिनट का जो टाइम होता है उसमें 75 क्वेश्चन होते हैं। 60 क्वेश्चन तो एमसीक्यू होते हैं बच्चों, जिसमें 4 ऑप्शन दिया होता है, एक ऑप्शन सही होता है। और 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंटीजर टाइप के होते हैं, मतलब कि उसका ऑप्शन नहीं दिया होगा, कुछ भी आंसर नहीं दिया होगा, उसमें हमें अपना आंसर लिखना है और वो आंसर सही होगा या फिर नहीं होगा वो एनटीए डिसाइड करेगा, ठीक है बच्चों। तो बस यही था। नेक्स्ट स्लाइड रमेश सर प्लीज। अच्छा, अब बहुत से बच्चे तो जेई की तैयारी कर ही रहे हैं ना। जेई से होगा क्या, आपको समझ में आ गया कि आईआईटी एनआईटी में एडमिशन लोगे, है ना, रुतबा बनेगा, दबदबा बनेगा, मैंने आपको बता दिया था। अब ये आपके सामने जेई मींस परसेंटाइल, हमने परसेंटाइल को हाईलाइट करके रखा हुआ है ना। अब मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो 10th के बच्चे तक हम जो पढ़ के आते हैं परसेंटेज, हमने 10th में 90% स्कोर किया सर, 95% स्कोर किया, 98% स्कोर किया, वो परसेंटेज अलग है, ये परसेंटाइल अलग है, ठीक है। अब इसमें इन डेप्थ नहीं जा रहा है, ये परसेंटाइल अलग है, इसको बस ऐसे मान के चलो। अब अगर आपको जेई एडवांस देना है
सिर्फ देने की बात कर रहा हूँ। अगर आपको जे एडवांस अपीयर करना है ना, तो उसके लिए मिनिमम आपको 100 नंबर लाने होंगे, अप्रोक्सीमेटली 100 नंबर लाने होंगे, जो कि कुल मिला के बनता है 93 परसेंटाइल के आसपास। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल कैटेगरी की। हमारे पास और भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, अदर कैटेगरीज भी हैं, उसका सारा मार्क्स आपके सामने क्लियरली मेंशन है। सिमिलर टू इतने इतने मार्क्स अगर आप लाते हैं, इतना परसेंटाइल अगर आप अचीव कर लेते हैं, तो यू आर एलिजिबल टू सिट फॉर जेईई एडवांस। दैट मीन्स यू कैन गो टू आईआईटीज एज वेल। ठीक है, ये आपको देख लो अच्छे से, ये डायनेमिक है, ये चेंज होते रहता है। ये 2025 का या 24 का होगा डेटा। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट स्लाइड सर। हाँ, ऐसे ही जेईई एडवांस्ड का एग्जाम पैटर्न रहता है, जिसमें आपके जो टोटल मार्क्स होते हैं दैट विल बी 360। यहाँ पे 18 क्वेश्चंस फॉर फ्रॉम मैथमेटिक्स, फ्रॉम फिजिक्स, फ्रॉम केमिस्ट्री यहाँ से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। मार्किंग स्कीम जो होती है इसकी अलग होती है। जैसे जेईई में तो हमारा जेईई मेंस में क्या था कि 4 नंबर का क्वेश्चन किया, इफ इन केस वो नेगेटिव इनकरेक्ट हुआ तो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी 1 मार्क की। बट इन केस ऑफ जेईई एडवांस्ड यहाँ पे डिफरेंट होती है मार्किंग स्कीम। ठीक है, और आपके जो क्वेश्चन टाइप होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, सिंगल करेक्ट भी होते हैं, मल्टीपल करेक्ट भी होते हैं, न्यूमेरिकल, मैच द फॉलोइंग। तो इस हिसाब से आपकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होती है क्वेश्चन की और डिफरेंट मार्किंग होती है। यस सर, नेक्स्ट स्लाइड। और यस, ये 360 मिनट्स का होता है एग्जाम। हाँ, जैसे कि 1 मिनट सर, जो लिखा हुआ है ना मार्किंग स्कीम, तो बच्चों ये डायनेमिक होता है ना। आपको लगे कि यहाँ जो लिखा हुआ है पार्शियल करेक्ट +4, सिंगल करेक्ट +3, तो ये हर साल मतलब बदलता रहता है, डायनेमिक होता है। ठीक है, तो आप जब भी जे एडवांस के लिए अपियर होंगे ना, तो आपको इसका इंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा ही 2 टाइम्स केयरफुली रीड करना है एज कम्पेयर टू जेईई मेंस। इसका मार्किंग स्कीम इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम जेईई मेंस। जेईई मेंस का तो फिक्स कैटेगरी वो है कि भाई +4 फॉर ईच करेक्ट, -1 फॉर ईच रॉन्ग। लेकिन इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना हो कि हर क्वेश्चन में अलग अलग मार्किंग स्कीम होते हैं। और ये पेपर 1 पेपर 2 सेम डे होता है। ठीक है, सेम डे होगा, 1-2 घंटे के गैप के बीच में होता है। ठीक, यस सर, नेक्स्ट स्लाइड। तो बच्चों मैं बता रहा हूँ कि इसका ना ये जेईई एडवांस का मैं कट ऑफ के बारे में बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है ना कि जैसे हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स है ना, इसमें हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग कट ऑफ होता है और उसमें हमें हर एक सब्जेक्ट में भी अपना कट ऑफ क्लियर होना पड़ता है। जैसे मैथमेटिक्स का कुछ मार्क्स हो गए, फिजिक्स के कुछ मार्क्स हो गए, केमिस्ट्री के भी कुछ मार्क्स हो गए। तो जैसे कि सर ने बताया था कि 2 पेपर होता है, एक पेपर सुबह के टाइम होता है, बीच में 2 घंटे का गैप होता है, और एक शाम के टाइम होता है, और जो दोनों पेपर होते हैं ना वो 3-3 घंटे के होते हैं। तो बच्चों का ध्यान से देखना, तो जो पहला पेपर होगा उसमें फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा और मैथ्स होगा। तो उसमें फिजिक्स में ना पर सब्जेक्ट में मिनिमम 7 मार्क्स, यानी कम से कम आप बोल सकते हो ना कि 1 से 2 क्वेश्चन हमारे सही होना है ना पर सब्जेक्ट में, तो हमारा जेईई एडवांस क्वालिफाइड हो जाएगा। तो हमें हर एक सब्जेक्ट में 1 से 2 क्वेश्चन ही सही करने होते थे, जिससे हमारा क्या होता है, जेईई एडवांस क्वालिफाइड हो जाता है। तो ये कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन से अलग अलग मार्क्स है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, तो जैसे कि सर ने बताया ना कि मिनिमम 7 नंबर पर सब्जेक्ट लिखा होगा। अगर आप गौर करेंगे ना तो ऊपर पर सब्जेक्ट लिखा होगा कि एक सब्जेक्ट में अगर फिजिक्स में आप 7 नंबर 8 नंबर ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर देंगे एडवांस। और एडवांस क्वालिफाई करना भी अपने आप में एक बड़ी बात होती है। ठीक है, हर कोई नहीं कर पाता है। टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स ही अपेयर होते हैं जे एडवांस के लिए। तो आप 2.5 लाख बच्चों में काउंट हो रहे हो, दैट मीन्स ह्यूज अचीवमेंट फॉर यू, है ना। आप 2.5 लाख बच्चों में से आ रहे हो पूरे इंडिया में से उठ के, वो अपने आप में काफी बड़ी बात है। ठीक है, और हमारे पास जे की कितने सीट्स होते हैं पर ईयर अगर देखा जाए तो हमारे पास लगभग 23 IITs हैं ओवरऑल इंडिया में, जिसमें कि हमारे पास एग्जैक्ट डेटा अभी है 18,160 सीट्स होते हैं फॉर IITs में एडमिशन लेने के लिए। और सिमिलरली अगर NITs की बात किया जाए तो हमारे पास इंडिया में 31 NITs अवेलेबल है अभी फॉर नाउ। इसमें 24,525 सीट्स
अवेलेबल है। फिर और थोड़ा नीचे आ जाए तो ट्रिपल आईटीज आती हैं, उसमें टोटल हमारे पास 26 ट्रिपल आईटीज है, 9,940, लगभग 10,000 के आसपास सीट है, लगभग बोल रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली। और फिर उसके नीचे आते हैं अदर GFTIS, दैट इज गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, अप्रोक्सीमेटली 6,000 के आसपास सीट होती है इसमें। ठीक है, ये हो गया सीट। और आपको सिर्फ और सिर्फ ना एक ही सीट चाहिए, भीड़ कितनी है मुझे उससे मतलब नहीं है, मेरे को अपना एक चेयर चाहिए, मेरे को अपना सीट चाहिए भैया। इस टोटल सीट में से आप एक अपना सीट तय कर सकते हो तभी जब अगर आप साल भर मेहनत करे रहोगे, जो हम आपको बोलेंगे अगर आप वो फॉलो करोगे, सिंसियरली फॉलो करोगे, तो यू कैन डू इट, बिल्कुल बहुत इजीली आप इसको अचीव कर सकते हो। ठीक है, यस सर, नेक्स्ट स्लाइड। अब ये हमारे सामने ना बच्चों क्या है कि टॉप 10 IITs एंड NITs है ना। टॉप 10 क्यों लिया गया मैं बता देता हूँ। टॉप 10 ऐसे ही रैंकिंग नहीं बन गया, इसका रैंकिंग जो बनाता है वो NRF एक है एजेंट, मतलब कि NTS एक वो होता है, एजेंसी होता है जो बनाता है NRF। ठीक है, अब IIT मद्रास है सबसे रैंक 1 पे है एज अकॉर्डिंग 2024 रिपोर्ट्स। अब ये रैंक 1 में होने का मतलब ये है कि ज्यादा फीस नहीं होगा इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि इसमें बेसिकली ऐसा है कि आपको जो ओवरऑल एक्सपोजर मिलने वाला है ना, स्पोर्ट्स में, आर्ट्स में, कल्चरल एक्टिविटीज में, प्लेसमेंट्स में, इसका जॉब का रिकॉर्ड कैसा है, कितना पैकेज ये ऑफर करता है एवरेज, ठीक है, और इसका फैकल्टी कैसे हैं, कॉलेज कैसा है, हॉस्टल कैसा है, ये सारे क्राइटेरिया मिला के ना मतलब एक रैंकिंग बनती है। तो उसमें सबसे पहले टॉप में आता है हमारे पास IIT मद्रास। या आप गूगल करके भी, और थोड़ा अगर आपको है इंटरेस्ट तो आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हो उसके ऊपर। हमने आपके सामने टॉप 10 IITs एंड टॉप 10 NITs मेंशन किया है। और सर आपको बताएंगे NIT वारंगल के बारे में। कन्हैया सर प्लीज वारंगल का बता दीजिए। जो मैंने NIT वारंगल से MSc किया है, तो मैं NIT वारंगल के बारे में बता रहा हूँ। तो जो कैंपस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बड़ा कैंपस है, और उस कैंपस में ना एशिया का सबसे बड़ा हॉस्टल है। पढ़ाई तो लाजवाब होती है, लेकिन उस कैंपस में एशिया का सबसे बड़ा हॉस्टल है। आप लोग भी बच्चे हॉस्टल भी रहते हो, मेरिटोरियस वाले बच्चे ज्यादातर हॉस्टल भी रहते हैं, मैंने देखा हुआ है। तो आप लोग का जो हॉस्टल है ना, जो इंडिया में, मैं ये डायरेक्टली बोलूँ तो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्टल है। तो ऐसे ही बहुत सारे NIT हैं, सभी NIT सभी IITs की अपनी अपनी कुछ ना कुछ खासियत है। तो बच्चों हम लोग जाएंगे वहाँ पे, हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो काफी अच्छा हमें भी देखने को मिलेगा। हाँ, नेक्स्ट स्लाइड। आप जाओगे IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी, तो आपको पहाड़ दिखेगा उस कैंपस के बीच में, आपको लगेगा हम कहाँ किस जंगल में आ गए। बेसिकली एकर्स एंड एकर्स में इनका कैंपस फैला होता है। तो अगर आपको यहाँ तक पहुंचना है ना, आप ये चाहते हो एंजॉयमेंट 4 साल करना, बेसिकली एंजॉयमेंट ही एक तरीके से, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एक डिसिप्लिन के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तो अभी आप इस टॉप 10 कॉलेजेस में अपना 4 साल का वैकेशन बुक कर सकते हो। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेड 1 थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, है एक्चुअली में है क्या। देखो, जेईई मेन का जो सिलेबस होता है ना बच्चों, वो 11th और 12th कंबाइन होता है, और लगभग 50% 11 से आता है, 50% 12 से आता है। ये 49 51 ऐसे भी हो सकता है, परसेंटेज थोड़ा वेरी कर सकता है। ठीक है, मैं अप्रोक्सीमेटली 50-50 बता रहा हूँ। तो आपको इक्विवेलेंट 50% 11 में मेहनत करनी पड़ेगी, 12th में भी सेम मेहनत करनी पड़ेगी, राइट। लेकिन मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से बताऊं ना, तो मेरे को लगता है कि 11 ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका बेस मजबूत नहीं है ना, तो उसके ऊपर आप कितनी बड़ी भी इमारत खड़ी कर लो, बिल्डिंग खड़ी कर लो, वो कुछ साल के बाद ढह जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने फाउंडेशन में अच्छे लेवल पे काम किया है, मतलब जमीन सरफेस लेवल पे अगर आपने अच्छे से बिल्ड किया है ना, स्ट्रेंथ दिया है, तो आप कितनी बड़ी भी बिल्डिंग उसके ऊपर खड़ा कर लो, वो बिल्डिंग को गिराने में समय लगेगा, राइट। तो वैसे ही अगर आप इस पूरी भीड़ में सबसे अलग खड़े होना चाहते हो ना, तो आपको अपने क्लास 11 में बहुत ज्यादा मेहनत और फोकस करना पड़ेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट जीरो से, मतलब बेसिक से अगर क्लियर है ना, तो आप 12th आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आपका मैकेनिक्स 11 में स्ट्रॉन्ग है, वेक्टर स्ट्रॉन्ग है, अगर बेसिक्स ऑफ फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है ना, अगर आपने इसको स्ट्रेंथ बना लिया, तो 12th आपके लिए मैं बोलूँ तो काफी आसान हो जाता है। मैं अपने शब्दों में कहूँ तो हलवा हो जाता है, आप उसको आराम से खा सकते हो अगर आपने 11 में मेहनत की है तो।
तो आपके सामने मैंने लिखा है कि क्लास 11 एक्ट एज अ लेइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग, जो मैंने आपको बताया, जैसे कि आप जितना अच्छा फाउंडेशन दोगे उतनी बढ़िया आप बिल्डिंग खड़ा कर पाओगे। तो 11 में अच्छे से आपको फोकस करना है और कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में फोकस करना है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेड 11। यस सर। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नहीं सर। बिल्कुल। तो बच्चों मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ ना कि जैसे कि जेई एग्जाम इतना इजी नहीं होता, और बच्चों अगर इतना ही इजी होता ना तो आपके पास जितने भी आपके दोस्त बैठे हैं, इंडिया के मैक्सिमम स्टूडेंट इसको क्लियर कर लेते हैं। तो अगर ये इजी होता तो सभी कर लेते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इजी बनाना पड़ेगा, और इजी बनाने के लिए ना हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहली बात तो बच्चों इसमें हमारे पास ये है कि स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी, मतलब हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं ना एकदम क्लियर कर ले हर एक चीज की, हमें हर एक चीज वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर जैसे मानो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना एकदम ही अच्छे से पढ़ो, उस पर क्वेश्चंस करो, हर एक चीज करो, ताकि आपका क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। और ऐसा भी नहीं कि आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने के चक्कर में आपने पूरा दिन लगा दिया। आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। कि जैसे कि आपको टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस कि आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि हाँ आज एक दिन में मैं ये एक चैप्टर फिनिश कर लूंगा, या फिर एक वीक में मैं ये 3 चैप्टर फिनिश कर लूंगा। आपको डेली बेसिस पे ऐसे आपका प्रैक्टिस सेशन या फिर टाइम मैनेजमेंट ये सब चीज करना पड़ेगा। अगर ये नहीं किया ना तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। अब बच्चों हमें ये भी देखना स्ट्रॉन्ग स्मार्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, यानी कि बच्चों हमें हार्ड वर्क तो करना ही है लेकिन स्मार्ट तरीके से करना है। अब ऐसा ही नहीं कि हम लोग हार्ड वर्क करते जा रहे और बाकी सब चीजें छोड़ दिया। तो हमें हार्ड वर्क करना है लेकिन स्मार्ट तरीके से करना है। मतलब कहने का मतलब ये है, केमिस्ट्री में कुछ ट्रिक्स होती है, मैथमेटिक्स में कुछ ट्रिक्स होती है, फिजिक्स में भी कुछ ट्रिक्स होती है, तो इन सबको हमें फॉलो करना है। और हार्ड वर्क यानी कि मेहनत ज्यादा करना है लेकिन स्मार्ट तरीके से करना है। और बच्चों कि जैसे कि मान लो हम इतना पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अपना टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं अच्छे से, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम सही रास्ते पे जा रहे कि नहीं जा रहे। तो इसके लिए बच्चों होता है एग्जाम स्ट्रेटेजी, यानी हमें मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर हम कॉन्टिन्यूअस मॉक टेस्ट देंगे ना तो हमें पता चलेगा कि उसमें हमारी क्या गलतियां हैं। फिर उस गलतियों को अगले टेस्ट में नहीं दोहराएंगे, उस गलतियों के कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे कि हाँ मैंने इस पिछले वाले टेस्ट में इस चैप्टर में ये गलतियां किया था, और अगले टेस्ट में वो गलतियां नहीं करेंगे। तो ये रहा बच्चों एग्जाम स्ट्रेटेजी और मॉक टेस्ट, हमें ये कॉन्टिन्यूअस देना है ताकि हमें अपनी गलतियां पता चले और हम उस गलतियों को अपने नेक्स्ट टेस्ट में सुधार करेंगे, ताकि हमारा अगला एग्जाम अच्छे से जाए और हमें के राइट ट्रैक पे चल सके। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो बच्चों और भी डिटेल में आते हैं इस स्ट्रेटजी के लिए। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें डे 1 से ही अपना एक टाइम टेबल बना लेना। टाइम टेबल इन द सेंस कि जैसे कि आप लोग स्कूल में अपना कुछ टाइम देते होगे, फिर यहाँ पे आपको 2 घंटे की क्लास मिलेगी, डेली क्लासेस मिलेगी। फिर उसके बाद आपको सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी बच्चों कम से कम मिनिमम 3 से 4 घंटे तो होने चाहिए डेली बेसिस पे। और बच्चों सेल्फ स्टडी में आपको पता है क्या करना है कि जो डेली क्लास में पढ़ाया जा रहा है, स्कूल में भी कुछ ना कुछ आपको पढ़ाया जाता होगा, हमसे भी आप लोग कुछ ना कुछ पढ़ोगे, तो आपको क्या करना है कि उस जो भी आप लोग पढ़ोगे ना उसको रिवीजन करना है और उसके बेसिस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है हमें। और बच्चों पता है क्या, जैसे मानो कि आप कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगी, एवरीथिंग मिल जाएगा, और आपको क्या करना है उसको बार बार देखना है। अगर जैसे मानो कुछ नहीं समझ आया तो आप उसको 1-2 बार देख लो, समझ आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। कभी कभी कोई टॉपिक ऐसा होता है ना कि जो नहीं समझ आता है, तो हम क्या करेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो मल्टीपल टाइम्स देख लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बच्चों नेक्स्ट चीज है प्रैक्टिस। तो हमें एक अपना टारगेट बना लेना है ना कि जैसे एक दिन में आज हमें फिजिक्स के 20 क्वेश्चन करने हैं, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन करने हैं और मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन करने हैं। बच्चों यही कोचिंग जो कोटा वगैरह बच्चे जाते हैं ना वो यही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, उनको डेली एक प्रैक्टिस सीट मिलता है। आपको भी डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वर्क मिलेगा। अगर वो आप वो लोग कॉन्टिन्यूअस करते जाओ ना तो आप जरूर ही क्लियर करोगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों मैं बता रहा हूँ कि आपको जैसे कि आपने जितना भी पढ़ाई किया कैसे पता चलेगा कि हम क्या सही ट्रैक फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। मॉक टेस्ट में क्या है, मॉक टेस्ट में जैसे कोई बच्चा जैसे मान लो 50 नंबर पे आ गया या फिर 200 मार्क्स पे आ गया, तो इसमें क्या होता है कि आप लोग अपने रिजल्ट का एनालाइज करोगे। जैसे कि कुछ बच्चे ना, जैसे मानो कोई बच्चे 50 मार्क्स पाया तो उसमें क्या गलतियां हैं, फिजिक्स में क्या पता वो फिजिक्स में वीक हो तो देखेगा फिजिक्स के कौन कौन से चैप्टर में मैं वीक हूँ, क्या पता वो केमिस्ट्री में वीक हो तो केमिस्ट्री में देखेगा, अगर मैथमेटिक्स में तो फिर मैथमेटिक्स में देखेगा।
और जब भी टेस्ट देगा ना तो वो ये चेक करेगा कि अगर हम 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर रहे हैं तो कितना सही हो रहा है, क्या एक्यूरेसी सही जा रहा है, क्या टाइम मैनेजमेंट सही हो रहा है, क्या हमारा वीक एरिया क्या है, स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है। वीक एरिया जिसपे है उस पे हम ज्यादा टाइम देंगे, स्ट्रॉन्ग एरिया पे रिवीजन करके आगे निकल जाएंगे। ये होता है मॉक टेस्ट का बेनिफिट। आप मॉक टेस्ट दोगे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका कितना स्ट्रेंथ है, ठीक है। उसके बाद बच्चों मेक स्मार्ट नोट्स। जैसे कि हम लोग जो भी पढ़ा रहे हैं ना, आपको क्या करना है, आपको ऐसे नोट्स बनाना है। स्कूल में आप लोग जो भी पढ़ते हैं उसका नोट्स बनाना है, और जैसे ही वो चैप्टर फिनिश हो आप उसका एक समरी टाइप का नोट्स बना लो, जैसे कि हमारे एनसीईआरटी में दिया होता है। और जैसे ही चैप्टर फिनिश हो ना, आप एक पेज पे केवल और केवल उसका फॉर्मूला लिख लीजिए, ताकि अगर हमें 1 या 2 दिन में रिवीजन करना हो 5-6 चैप्टर का, तो हम क्या करेंगे, केवल और केवल फॉर्मूला वाला नोट्स देखेंगे तो हमारा रिवीजन हो जाएगा। कोई बोल दे कि 1 घंटे में अगले नेक्स्ट 1 आवर में आपका इस चैप्टर का टेस्ट है, तो केवल और केवल आपका वो फॉर्मूला वाला सीट होगा ना, तो आप इजीली उस टेस्ट को दे सकते हो और अच्छे मार्क्स पा सकते हो। ठीक है बच्चों। सर आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, बहुत से बच्चे ऐसे कि मैं जिनका जिनका कैमरा ऑन है मैं देख रहा हूँ, मतलब कि ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बच्चे एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, है ना। बच्चों को लग रहा है कि वो इतना डेटा हम दे रहे हैं अभी इनपुट, सर हमारा दिमाग तो गर्म हो गया अभी से, है ना। जेई तो हम समझ गए, बट इतना डेटा ले लिया कि समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो देखो बच्चों क्या है, आपको अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। जैसे आप इस जर्नी में इन्वॉल्व हो जाओगे ना, तो आपको धीरे धीरे ना ये समझ में आएगा, और जैसे आपको समझ में आएगा तो धीरे धीरे आपके लिए इजी गोइंग हो जाएगा, काफी स्मूथ हो जाएगा। ठीक है। शुरू में ना पहला स्टेप लेना बहुत टफ होता है, सबको टफ ही लगता है, स्टार्ट करना बहुत टफ होता है, लेकिन जब आप स्टार्ट कर लोगे ना तो सब कुछ धीरे धीरे मक्खन की तरह स्मूथ हो जाता है। ठीक है। अभी आप 1 घंटा बैठे हो, 40 मिनट बैठे हो, आपको थोड़ा सा जोर आ रहा हो कि हाँ सर कब से बता रहे हो 1 घंटा, ये कुछ भी नहीं है। जे मेंस की तैयारी करने वाला बच्चा, नीट की तैयारी करने वाला बच्चा ना कितने कितने घंटे पढ़ता है मैं अभी आपको बताना नहीं चाहता, क्योंकि काफी ज्यादा होता है वो, है ना। कई कई बच्चे 14 घंटा पढ़ते हैं। 14 घंटे सुन के लग रहा हो कि 14 घंटे पढ़ता है तो सोता कब होगा। ठीक है, ये होता है, बच्चे पढ़ते हैं। तो ना वो आपके अंदर ना पहले जील आना चाहिए, मतलब वो अंदर से जील और व्हील दोनों होना चाहिए, मतलब कि मुझे इस कॉलेज में जाना है भैया, मेरा सपना है कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, मुझे ये बनना है, आपके अंदर वो आना चाहिए। मैं रोज आपको धक्का मारूंगा, सर आपको धक्का मार रहे हैं, बेसिकली मोटिवेट कर रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको अंदर से खुद से लाना पड़ेगा। वो अग्नि होती है ना, आग, कुछ पाने की ललक होती है, वो जब तक आपके अंदर से नहीं आएगी ना तब तक आप नहीं कर सकोगे। तो अभी आपको थोड़ा सा टफ दिख रहा होगा, हार्ड लग रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जैसे ही जो पॉइंट्स आपको मेंशन किया गया ना, स्ट्रेटजी, जैसे आप स्ट्रेटजी पे काम करोगे ना तब धीरे धीरे आसान हो जाएगा। यस मैम, आप कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहते हो? श्योर। यस, तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये नहीं कि आज पढ़ लिया, आज वाला काम अभी आज मन नहीं है तो कल कर लेंगे, कल मन नहीं है तो परसों कर लेंगे, ये नहीं करना। आज जितना टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, मेक स्मार्ट नोट्स का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब में से, कि जब आप पेपर के लिए तैयारी कर रहे हो ना, एटलीस्ट आपके पास एक क्लियर एक जगह पे सब कुछ जो भी आपको पढ़ाया गया है वो लिखा होना चाहिए, आपको ढूंढना ना पड़े, इजी गोइंग होना चाहिए आपके लिए। तो अपने लिए आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं, उसको रिवाइज करना है, उसकी रीडिंग लगानी है, उसको रीडिंग लगा के आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं जो डेली के आप अपना टारगेट सेट कर सकते हो। ठीक है, पहले कम क्वेश्चन पे करो, धीरे धीरे उसको एक्सटेंड करो, बट कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो बच्चों ये रहा हमारा टाइम टेबल कि हम आपको डेली किस बेसिस पे पढ़ाएंगे, कितने आवर पढ़ाएंगे। तो यस, तो बच्चों, सर 12th नेक्स्ट 12th। तो बच्चों मैं बता रहा हूँ कि मैं केमिस्ट्री कन्हैया सर आपको पढ़ाऊंगा, फिजिक्स आपको किरण सर पढ़ाएंगे, और मैथ्स आपको दिव्या मैम पढ़ाएंगे। बच्चों डेली 2 क्लासेस आपकी होंगी, 1-1 घंटे की होंगी, नियरली 55 मिनट्स की होंगी, और एक सब्जेक्ट की वीक में 4 क्लासेस होंगी। आपका टाइम टेबल आपके सामने है, आप देख सकते हो इसको काफी अच्छे से। तो डेली बेसिस पे अलग अलग क्लासेस होंगी। मंडे को फिजिक्स और केमिस्ट्री होगा, ट्यूसडे को केमिस्ट्री एंड मैथ्स होगा, वेडनेसडे को आपका मैथ्स और फिजिक्स होगा। तो इसी बेसिस पे आपको टाइम टेबल डेली फॉलो होगा। आप लोग टाइम टेबल देख लेना, आप लोग टाइमिंग्स भी देख लेना। ठीक है। और बच्चों रही बात कि हम लोग कब आपका कोर्स ये फिनिश करेंगे, तो उसका भी हम आपको कोर्स प्लानर दिखा दे रहे हैं। सर प्लीज शो कोर्स प्लानर।
बच्चों जनरली ये कोर्स प्लानर है कि हम लोग कब स्टार्ट करेंगे और आपका और कब फिनिश करेंगे। तो हम लोग अक्टूबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट कर रहे हैं और जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका फिनिश कर देंगे। जैसे कि हमारा जो जेई का एग्जाम होता है ना, वो 20 जनवरी के आसपास स्टार्ट होता है और अप्रैल के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होता है। तो इस हिसाब से हम आप लोग का जनवरी फर्स्ट वीक में आपको पूरी तरह से फिनिश कर देंगे और आपका कॉन्टिन्यूअस टेस्ट और मॉक टेस्ट तो ये होता रहेगा। तो आप लोग पढ़ाई अच्छे से करना। ऐसे फिजिक्स का भी है, केमिस्ट्री का भी है और मैथमेटिक्स का भी है। ये बच्चों आप लोग का कोर्स प्लानर है। यस जी। ये कोर्स प्लानर आपके साथ शेयर किया जाएगा और इसमें सारे टॉपिक्स मेंशन होंगे कि आपके ये टॉपिक इस वीक में कवर होंगे। तो आई विल सजेस्ट कि आप जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल आज फंक्शन स्टार्ट करना है, तो आप एक बार थोड़ा सा उसका प्री रीडिंग करके आओ फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, और जहाँ पे आपको बेसिक्स उसके मिले। ठीक है, बिल्कुल भी ब्लैंक आके बैठोगे ना तो आपको भी थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। इससे बेटर है आप थोड़ा सा अपनी रीडिंग करके आओ, उसके बाद जब क्लास होगी तो आपको बेटर समझ आएगा। ठीक है, और आप देख पाओगे कि कौन सा पोर्शन आप पढ़ के आए हो अच्छे से, किसमें आपको ज्यादा मेहनत करनी है, तो पढ़ के बैठना है। और एक चीज बच्चों मैं और भी ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही कम है, गिन के 2 से 3 महीने बचे हुए हैं। तो हम इसमें क्या किए ना कि केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर लिए हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास केमिस्ट्री में टोटल 10 चैप्टर है, तो मैं केवल वो 6-7 चैप्टर ही लिया हूँ जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उससे मार्क्स आते ही आते हैं। तो इस हिसाब से हमने चैप्टर डिसाइड किया है। ऐसे सेम फिजिक्स में भी है, सेम केमिस्ट्री में भी और सेम मैथ्स में भी है। सर नेक्स्ट स्लाइड। तो ये रहा बच्चों आपके पंजाब का आईआईटी रोपड़। आप इसको देखो, वीडियो आपको अच्छा लगेगा कि कैंपस कैसा होता है। आप लोग वहां पे भी जाओगे तो फिर कैसा फील होगा। मतलब बहुत ही बड़ा कैंपस होता है और इसमें एवरीथिंग होता है। आप अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सभी डिपार्टमेंट इसमें होते हैं। तो आप एक बार इस वीडियो को देखो। अपने आप में एक शहर है आईआईटी, है ना बच्चों, एक दुनिया है अलग। हाँ, तो आप सभी ने देख लिया कैंपस, है ना। मैं ना सिर्फ 2 बातें आपको बोलना चाहता हूँ। आप अगर थोड़ा सा गौर करके सुनेंगे ना, बस 2 मिनट का गौर कीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। उससे शायद आपकी जो प्रॉब्लम्स है ना काफी सॉर्ट हो जाएगी। सबसे पहली बात तो, कंटेंट अगर आप जेईई मेंस का खोजने जाएंगे ना, तो गूगल, यूट्यूब, XYZ प्लेटफॉर्म, लाखों प्लेटफॉर्म्स है, लाखों टीचर्स हैं। लेकिन बेटा आपके पास 1 साल है, 12th में हो ना, तो आप क्या लाखों टीचर से पढ़ने जाओगे? आज इससे पढ़ रहा हूँ, XYZ से पढ़ रहा हूँ, कल उससे पढ़ूंगा। ऐसे अगर आप करने लगोगे ना, तो शायद आपका जेईई मीन्स 4 साल में निकले या तो 5 साल में निकले, ऐसा हो सकता है। लेकिन हमको तो ऐसा नहीं करना है ना बेटा, हमको तो एक बार में निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है आपको बता दूं मैं, यू हैव टू ट्रस्ट योर टीचर। सबसे प्रीलिमिनरी होता है कि आप अपने टीचर पे भरोसा करें कि भाई वो जो पढ़ा रहा है ना वो सही पढ़ा रहा है, ठीक है। सबसे पहला चीज। और दूसरा चीज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि वही उत्साह अपने अंदर लेके आओ। आज आप घर जाके ना खुद से बात करो कि मुझे क्या बनना है अपनी लाइफ में, जेईई मेंस में क्या अचीव कर सकता हूँ, मेरी लाइफ में क्या चेंज हो सकता है। एक बार लिखो, कहीं सोचो, रिसर्च करो और पूछो खुद से कि क्या सच में तुम्हारी लाइफ बदल सकती है जेईई मेंस से या नहीं बदल सकती है, ठीक है।
खुद से एक बार पूछना, तब तुमको समझ में आया कि एग्जैक्टली होता क्या है जेईई मेंस और करियर में एक्चुअली क्या चूज करना है। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। और कन्हैया सर एंड दिव्या मैम, बस बच्चों मैं यही ऐड करना चाहूंगा कि हमारे पास टाइम कम है, हमारे पास 2 बार एग्जाम देने का मौका है, एक जनवरी अटेम्प्ट और एक अप्रैल अटेम्प्ट। तो आप इतने अच्छे से अभी से पढ़ाई करो ना कि आपका जनवरी अटेम्प्ट बहुत ही अच्छे मार्क्स से क्लियर हो जाए। अगर बाय द सेंस कुछ प्रॉब्लम हो भी जाती है जनवरी अटेम्प्ट में, तो आप लोग का ये सेम पढ़ाई जो सेम स्टडी है ना, वो अप्रैल वाले में टाइम काम जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बेस्ट करो, बेस्ट होगा। आप लोग अपने साइड से बेस्ट दो, पूरा बेस्ट होगा, आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करोगे अच्छे मार्क्स से। That's it, sir. थैंक यू ऑल बच्चों, थैंक यू स्कूल टीम। अगर किसी की भी कोई क्वेरी है, कोई अपना किसी भी स्कूल से कोई माइक ऑन करके कुछ पूछना चाहता है बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स और समथिंग, देन यू कैन आस्क, यू आर मोस्ट वेलकम। मेरिटोरियस स्कूल गुरदासपुर, आप लोग सामने से कुछ स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, आवाज आ रही है? ऐसे हैंड रेज करो एक बार। से हाय, हाँ, आवाज तो आ रही है। बस पूरा आगे समझ आया सब चीज? फर्स्ट बेंच वाले ही सिर्फ कर रहे हैं हाय, बैक बेंचर्स, इन्हीं साइड बच्चों को हम देख पा रहे हैं तब से। अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट इंटरेक्शन तो हो रहा है इन बच्चों से, काफी अच्छा लग रहा है। यस। आप लोग को पूरा पता चला है कि क्या करना है हमें, कैसे हमें प्लान बनाने हैं, कितना मेहनत करना है डेली, पूरा क्लियर हुआ आप सभी को? थम्स अप भी कर दो, ऐसे हम समझ जाएंगे। यस, ऐसे यू कैन डू थम्स अप। ठीक है, यू कैन एक्सपेक्ट कि इनको समझ आ गया है। बाकी बस कंसिस्टेंट रहना और खुद पे भी ट्रस्ट रखना कि हम कर लेंगे। ठीक है, तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, फिर नो डाउट्स, देन वी कैन कंक्लूड दिस सेशन, राइट सर? यस, ठीक है, थैंक यू ऑल। थैंक यू ऑल।